पिछले कई वर्षों से मैं बार बार कह रहा था कि 2047 में भारत में गजवा हिंद करने का प्लान चल रहा है। 2047 तक भारत को पूरी तरीके से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने, भारत में संविधान खत्म करके शरिया लागू करने का प्लान चल रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता था कि ऐसा असंभव है, लेकिन अब पीएफआई ने जब कहा है कि 2047 तक हम भारत में शरिया लागू करेंगे, तब कई लोग अब मानने लग गए कि हाँ, इसमें कुछ बात में दम है। इसलिए इस काम के लिए मैं पीएफआई को धन्यवाद देता हूं, जिसने कम से कम उसका जो पेपर रिलीज हुआ, जो लीक हुआ, जो सबके सामने आया, जिसमें उसका प्लान हमारे देश में सबको पता चला कि हाँ 2047 में ये प्लानिंग है उनकी गजवा हिंद करने की। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो इतिहास बन जाएंगे। जिन देशों ने हिस्ट्री से नहीं सीखा, आज की डेट में उनकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल चुकी है। मैं क्यों कहता हूं कि 1947 में पहला विभाजन हुआ और 2047 में दूसरा विभाजन होगा, उसके कुछ कारण है। क्योंकि अगर आप 50 से 55 देशों की हिस्ट्री देखें तो उनको कन्वर्ट होने में 100 साल, 110 साल, कुछ को 90 साल, कुछ को 115 साल, मतलब ऑन एन एवरेज 100 साल लगा है। जैसे पर्शिया को ईरान बनने में लगभग 100 साल लगा, गंधार को कंधार यानी अफगानिस्तान बनने में लगभग 100 साल लगा, जो दुर्योधन का ननिहाल था, जहां से रानी गांधारी आई थी। कैकेयी को पेशावर बनने में भी लगभग 100 साल लगा, जो राजा भरत का ननिहाल था, जहां से रानी कैकेयी आई थी। तक्षशिला को रावलपिंडी बनने में भी लगभग 100 साल लगा, जहां आचार्य चाणक्य प्रोफेसर हुआ करते थे, जो दुनिया का सबसे फेमस एजुकेशन का सेंटर था तक्षशिला, जहां पूरी दुनिया के राजा पढ़ने आते थे, जहां लोग जो मंत्री होते थे तक्षशिला के पढ़े हुए स्टूडेंट से ही बाकी राज्यों में जाके मंत्री बनते थे। ये बेसिक क्वालिफिकेशन थी कि जो तक्षशिला से पढ़ के आया है राजा, उसको अपना मंत्री बनाते थे। आज वो तक्षशिला रावलपिंडी हो चुका है, कुंभा काबुल हो चुका है, सुवास्तु स्वाद घाटी हो चुका है। ऐसे असंख्य देश हैं, 55 से ज्यादा देश हैं, जहां पे न उनका नाम बचा है, न वहां की संस्कृति बची है, न वहां पे अब वहां की पुरानी भाषा बची है। भाषा बदल गई, संस्कृति बदल गई, मजहब बदल गया, सब कुछ बदल गया। और हम विदेशों को क्यों देखें, भारत को देख लेते। 75 साल पहले यह कहा गया कि हिंदू नापाक होते हैं, हम हिंदुओं के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हम पाक हैं, हिंदू नापाक है, इसलिए हम हिंदुओं के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमें अलग देश चाहिए। यही कहकर 1947 का डिवीजन हुआ। हम पाक है, हमें पाक जमीन चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान बना। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान, जहां पवित्र लोग रहते हैं उसको कहते हैं पाकिस्तान। और पिछले 75 साल में डेवलपमेंट क्या हुआ, 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। लद्दाख में 1% हिंदू, लक्षद्वीप में 2% हिंदू, कश्मीर में 2% हिंदू, मिजोरम में 2% हिंदू, नागालैंड में 8% हिंदू। 9 राज्यों में हिंदू खत्म। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो 200 जिलों में हिंदू खत्म। बंगाल के 14 जिलों से पलायन हो रहा है, असम के 9 जिलों से बिल्कुल माइनॉरिटी में आ चुके हैं, बिहार के 6 जिले में अपना जमीन उमीन बेच के भाग रहे, झारखंड के 3 जिलों में पूरी तरीके से पलायन हो रहा है। वहां तो उर्दू स्कूल वाली कहानी आपने सुना ही होगा, जहां प्रेयर नहीं हो रही है, फ्राइडे को प्रेयर होती नहीं हाथ जोड़ के, और फ्राइडे को छुट्टियां हो रही हैं। तो ये फ्राइडे को छुट्टी केवल झारखंड की खबर तो आपके सामने आ गई। ये फ्राइडे को प्रेयर 200 जिलों में चल रही है, पलायन 1-2 जिलों में नहीं, 200 जिलों में चल रहा है। और वैसे भी भारत में शरिया लागू करने के लिए 50% पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है। भारत में शरिया लागू करने के लिए केवल 20% पॉपुलेशन चाहिए, 20%। सेंटर गवर्नमेंट में सरकार बनाने के लिए 30 से 35% वोट चाहिए होता है। तो 20% एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो जाएगी, तो 10 से 15% तो हमारे जय भीम जय मीम हो जाएगा। तेजू दे देंगे, अखिलेश उनको सपोर्ट कर देंगे, सोरेन सपोर्ट कर देंगे, राहुल गांधी सपोर्ट कर देंगे, 10 से 15% वोट उनको ऐसे मिल जाएगा। तो जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है 2047 का, वो इस आधार पे है कि 20% हम हो जाएंगे, 10-12% वोट और मिल जाएगा, 30% 35% सरकार बन जाएगी, और जिस दिन सरकार बना संविधान को उठा के हम कूड़े में फेंक देंगे। ये उनका प्लान है। संविधान, ये देश
सेकुलर है इसलिए नहीं कि संविधान सेकुलर से चलता है, ये देश सेकुलर इसलिए है कि यहां हिंदू मेजॉरिटी में है, और 200 जिलों में जहां हिंदू खत्म हो चुके हैं वहां सेकुलरिज्म काम नहीं करता, वहां संविधान काम नहीं करता, वहां पुलिस काम नहीं करती, FIR नहीं दर्ज होता। 200 जिलों में सबका साथ सबका विकास नहीं चलता, 200 जिलों में समता समानता समरसता की बात नहीं, खत्म हो चुकी है। 200 जिलों में वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत काम नहीं करता, 200 जिलों में गंगा जमनी तहजीब काम नहीं करती है, 200 जिलों में विश्व बंधुत्व का सिद्धांत फेल हो चुका है। अब 500 जिले और बाकी है। क्या उन 500 जिलों में जब हो जाएंगे, उन 500 जिलों से भी पलायन करना शुरू करेंगे तब हम जागेंगे? अभी 200 जिले पर्याप्त नहीं है हमारे जागने के लिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, भाषण से, बतौलेबाजी से, ट्विटर पे ट्रेंडिंग से, फेसबुक पे वीडियो शेयर करने से कुछ नहीं होगा। 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, कल भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे। ट्विटर पे बम बम करने से वो जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो रहा है। ट्विटर पे जय जयकार करने से, ट्विटर पे जय श्री राम लिखने से, ट्विटर पे भारत माता की जय लिखने से, ट्विटर पे वंदे मातरम लिखने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो रहा है। 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो हो रहे हैं। सोशल मीडिया में जयकार करने से घुसपैठ कम नहीं हो रही है। घुसपैठ 5,000 से 6,000 पर डे हो रही थी, हो रही है, कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि घुसपैठ कंट्रोल हो उसके लिए हमने कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। जनसंख्या नियंत्रण हो कोई हमने व्यवस्था बनाई नहीं। और जहां तक नफरत का जहर है, आप एक बार जरा मदरसे की किताब उठा के पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा वहां क्या सिखाया जा रहा है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां मदरसा है और वहां शांति है। ध्यान रखिएगा, जिन देशों में शांति है वहां मदरसा नहीं है, और जिन देशों में अशांति है वहां मदरसा है। बड़ा सीधा सा रिलेशन है। जितना ज्यादा मदरसा उतनी ज्यादा अशांति, जितना ज्यादा मदरसा उतना ज्यादा मजहबी उन्माद, जितना ज्यादा मदरसा उतना ज्यादा जिहाद। बहुत सीधा सा फंडा है। लेकिन ये कड़वा सच बोलने से लोग डर रहे, ये कड़वी बात भी कहने से डर रहे। मदरसा बंद करने की मांग नहीं कर रहे, जनसंख्या नियंत्रण की मांग नहीं कर रहे, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून की मांग नहीं कर रहे, धर्मांतरण नियंत्रण हो रहा है लगातार। बस ट्विटर पे ये बता रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है। अरे बीमारी की बात करने से बीमारी खत्म होती है क्या? मैं सुबह से लेकर शाम तक कहूं कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? और ये जिहाद तो कैंसर है। ये जिहाद सरदर्द नहीं है कि एक गोली से ठीक हो जाएगा। ये मजहबी उन्माद और जिहाद ये बुखार जैसा सामान्य सी बीमारी नहीं है कि 2 गोली खाने से ठीक हो जाएगा। ये कैंसर है और चौथे स्टेज में है। आप अच्छी तरीके समझ लीजिए, ये कैंसर है जिहाद, और 4th स्टेज में है, लास्ट स्टेज में है। क्या हमारे घर में जब आके आग लगेगी, हमारे घर के सामने तलवार लहराई जाएगी, तब हमारी आंख खुलेगी? ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, ये अमेरिका में चलता है। भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है। इंडियन पिनल कोड के हिसाब से उदयपुर में कन्हैया तेली जो हत्या हुई, कन्हैया तेली को आजीवन कारावास मिलेगा, फांसी नहीं मिलेगा, आजीवन कारावास मिलेगा। आप लिख के रख लीजिए। और फांसी मिलनी होती तो पिछले 20 साल में सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं। अंकित सक्सेना, अंकित शर्मा, किशन भरवाड़, कमलेश तिवारी, बहुत सारी है, हिना तलरेजा, निकिता तोमर। आपके भी जिले में, आपके भी क्षेत्र में ऐसी हत्याएं हुई होंगी। किसी को फांसी हुई क्या आज तक? मुझे आप बताइए, किसी को फांसी हुई? अफजल गुरु और याकूब मेनन के बाद किसको फांसी हुई पिछले 20 साल? मुझे कोई एक एग्जांपल बताइए फांसी हुई। तो जब पिछले 20 साल में सैकड़ों लोग मारे गए उसी तरीके जैसे कन्हैया तेली मारा गया और किसी को फांसी नहीं हुई, तो कन्हैया तेली के हत्यारों कैसे फांसी हो जाएगी? जब हमारे पास एक ही कानून है 302, पति पत्नी को मारे 302, भाई भाई को मारे 302, पिता पुत्र को मारे 302, एक बिस्वा के जमीन का झगड़ा हो तो भी 302, सड़क पे रोड रेज हो जाए तब भी 302, गोली मार दो 302, रस्सी से गला घोट दो 302, बोटी बोटी कर दो तब भी 302। कानून ही एक है, कहां से फांसी हो जाएगी? इस अमेरिकन फेडरल पिनल कोड में मर्डर के लिए अलग धारा है,
अलग सेक्शन है, स्लॉटर के लिए अलग अलग सेक्शन है, मैन स्लॉटर का अलग सेक्शन है, जेनोसाइड का अलग सेक्शन है, टेररिज्म का अलग सेक्शन है, बुचरिंग का अलग सेक्शन है। बुचरिंग मतलब टुकड़े टुकड़े कट दिया, उसका अलग सेक्शन। मैन स्लॉटर मतलब गला रेत दिया, उसकी अलग धारा। मर्डर मतलब सिंपल मार दिया, गोली से मार दिया, गला मार दिया, उसका अलग सेक्शन। जेनोसाइड अलग सेक्शन, हेट क्राइम अलग सेक्शन। इसलिए वहां पे अगर कन्हैया तेली की हत्या अमेरिका में हुई होती तो इसको 550 साल की सजा होती। 550 साल की सजा, वो भी मात्र 2 साल में, केवल 2 साल में। हमारे यहाँ कानून घटिया है, इसलिए कम से कम 20 साल लगेगा उसके हत्यारों को सजा होने में, और सजा भी होगी, लिख के रख लीजिए, आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। तो जब भी हत्या होती है तो क्या करते हैं? ट्विटर ट्रेंडिंग करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट लिखते हैं, फोटो शेयर कर देते हैं, अखबारों में लेख आ जाता है, अखबारों में खूब फोटो छप जाती है, नेता निंदा कर देते हैं। ये काम होता है, और ये काम पिछले 20 साल में हर हत्या के बाद होता है। जो काम निकिता तोमर के बाद हुआ, वही काम कमलेश तिवारी के बाद हुआ, वही काम अंकित सक्सेना के बाद हुआ, वही काम किशन भरवाड़ के साथ हुआ, भरवाड़ की हत्या के बाद हुआ, वही काम कन्हैया तेली की हत्या के बाद हुआ, वही काम उमेश कोल्हे की हत्या के बाद हुआ। ट्विटर ट्रेंडिंग करेंगे, फेसबुक पे पोस्ट लिखेंगे, फंडिंग इकट्ठा करके परिवार को पैसा जाके दे देंगे, जरूरत पड़ने पे सड़क पे आ जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, यही काम करेंगे। अरे मैं बार बार कह रहा हूं, इससे कुछ नहीं होगा। फांसी होगी कानून से। इस देश में कानून का राज है। इस देश में ट्विटर का राज नहीं है, फेसबुक का राज नहीं है, इस देश में किसी राजा का राज नहीं है। इस देश में किसका राज है? कानून का। तो फांसी तब होगी जब कानून बदलेगा। कानून बदल ही नहीं रहे। आखिर क्या कारण है जिस तरीके से यहां पे हर महीने में, क्या बल्कि हर हफ्ते में 1-2 हत्या हो जाती है, वैसी हत्या अमेरिका में क्यों नहीं होती? यहां हर हफ्ते में 1-2 हफ्ते के अंदर लफ्ज़ जिहाद की घटना कोई न कोई हमारे सामने आती रहती है। ऐसा अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा है? यहां आए दिन जो है लड़की उठा के भगा रहे हैं, ऐसा अमेरिका सिंगापुर में क्यों नहीं हो रहा है? यहां जो समस्याएं चल रही हैं, क्या वो समस्याएं अमेरिका में है? क्या वो समस्याएं सिंगापुर में है? क्या वो समस्या चाइना में है? क्यों नहीं है? ये सवाल हम क्यों नहीं, ये अपना दिमाग हम क्यों नहीं लगा रहे? बड़ी सीधी सी बात है। जहां राजतंत्र हो वहां राजा अच्छा हो, तंत्र अच्छा रहता है। लेकिन जहां लोकतंत्र हो और रूल ऑफ लॉ हो, कानून का राज हो, वहां केवल राजा के अच्छे होने से राज अच्छा नहीं चलता, जब तक कि कानून अच्छा नहीं होगा। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर आपके कार का पहिया खराब है तो पंचर होगी, बार बार होगी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर आपके कार का इंजन खराब है तो गाड़ी खड़ी होगी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर आपके गाड़ी का साइलेंसर खराब है तो फटफट फटफट आवाज करेगी गाड़ी। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, अगर आपका सीमेंट बालू सरिया घटिया है तो बिल्डिंग आपकी सेफ नहीं हो सकती। ऐसे ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर गाड़ी खराब है तो आपकी जर्नी सेफ नहीं हो सकती। उसी तरीके से राजा कितना ही अच्छा हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, देशभक्त हो, मोटिवेटेड हो, सब कुछ हो, कानून घटिया होगा तो अव्यवस्था रहेगी, अराजकता रहेगी, जिहाद रहेगा, मजहबी उन्माद रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, जातिवाद रहेगा, भाषावाद रहेगा, क्षेत्रवाद रहेगा, नक्सलवाद रहेगा, माओवाद रहेगा। और घटिया कानूनों का इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए? एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, और बाइज्जत बरी हो गया। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे है। अगर उसी व्यक्ति ने अमेरिका में कहा होता पुलिस हटा लो 15 मिनट के लिए, सारे अमेरिकियों को खत्म कर दूंगा, पुलिस हटा लो 15 मिनट में सारे अमेरिका वालों को खत्म कर दूंगा, 50 साल की सजा होती, 50 साल की, और जिंदगी में कभी वो इलेक्शन नहीं लड़ पाता। हमारे यहां तो बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। वो इस समय विधायक बन के बैठा हुआ है, सदन में बैठा हुआ है। इससे बढ़िया, इससे घटिया, इससे ज्यादा आपको उदाहरण क्या चाहिए घटिया कानून का? एक व्यक्ति विट्टा कराटे जिसने पब्लिकली कहा हां हमने मारा है, हमने 16 लोगों की हत्या किया है, उसको फांसी हुई क्या? एक व्यक्ति यासीन मलिक, फांसी हुई क्या? ऐसे सैकड़ों हैं आतंकवादी जिन्होंने मीडिया में आके एडमिट भी किया कि हमने मारा है, फांसी हुई क्या? नहीं। जिनका वीडियो है, जिन्होंने खुद एडमिट किया
हाँ कि हमने मारा है, परिवार कह रहा है कि हाँ हमारे परिवार को इस व्यक्ति ने मारा है, पुलिस कह रही है कि हाँ इस व्यक्ति ने मारा है, उसको सजा दिलवाने में 20 साल 25 साल 30 साल लग रहा है। इससे ज्यादा आपको घटिया कानून का एग्जाम्पल क्या चाहिए? राहुल गांधी के खिलाफ 2012 में मुकदमा दर्ज हुआ, 2022 में पूछताछ हो रही है, इस स्पीड से 2032 में जाके उनकी चार्जशीट फाइल होगी, इस स्पीड से जाके 10 साल लग जाएगा 2042 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको सजा होने में, हाई कोर्ट में जाएंगे 10 साल और चलेगा 2052 आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आएंगे 10 साल और चलेगा 2062 हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक कानून व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, सब कुछ एज इट इज चलता रहेगा। आखिर क्या कारण है कि भारत में घुसपैठ होती है? अमेरिका में घुसपैठ क्यों नहीं करता? सिंगापुर में कोई घुसपैठ क्यों नहीं करता? चाइना में कोई घुसपैठ क्यों नहीं करता? भारत में आए दिन जब देखो कभी चाइनीज पकड़े जा रहे हैं, कभी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, कभी रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कानून है, वो भी 1946 का बना हुआ है, फॉरेनर एक्ट 1947 का, अंग्रेजों के जमाने का। उस कानून में इतनी घटिया धारा है कि कुछ हो ही नहीं सकता, सजा हो ही नहीं सकती। एक कानून बन जाए कि अगर आप भारत में इलीगली पाए गए, अवैध तरीके से पाए गए, तो आपको कम से कम 20 साल की सजा होगी, 20 से 50 साल की सजा होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कानून बनाते ही 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। एनआरसी भी नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, और उनको ढूंढ के एनआरसी तो अब इस देश में सफल हो ही नहीं सकती है। सारे घुसपैठियों ने 5-5 6-6 कागज बनवा लिए हैं। 2000 रुपए दिया, आधार बनवा लिया, फिर 2000 रुपए दिया, राशन कार्ड बनवा लिया, फिर 2000 रुपए दिया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, फिर 2-3 हजार रुपए दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, फिर 2-3 हजार रुपए दिया, उन्होंने वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया। 10 से 12 हजार रुपए खर्च करके घुसपैठियों ने 5-6 कागज बनवा लिए। आप कहां से एनआरसी कर लोगे? आप असम में एनआरसी किया था, कोई घुसपैठिया बाहर गया क्या? असम की एनआरसी फेल हो गई, पूरी तरीके से फेल हो गई। मूल कारण था भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार खिलाफ हम कोई कानून ही नहीं बना रहे। आज भी आप चले जाओ 2 से 3 हजार रुपए लेके लेखपाल के पास, पटवारी के पास, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो बना के दे देगा। आधार जो बनता है कॉमन सर्विस सेंटर पे, वो तो पूरी तरीके से इस समय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। कॉमन सर्विस सेंटर तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं, थोड़ा बहुत डर हो एम्प्लॉइज में, प्राइवेट को दे दिया है। और वो जो लोग कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं, आंख बंद करके 2000 रुपए ले रहे हैं और सीधे आधार बना के दे रहे हैं। और एक अगर आपका डॉक्यूमेंट आ गया आधार, वो 1 से 2 बन जाएगा राशन कार्ड। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया, तीसरा डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गए, चौथा डॉक्यूमेंट आपका डीएल बन जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गए, तो 5वां आपका वोटर आईडी बन जाएगा। बात खत्म हो गए, बन गए भारतीय। अब आप करते रहो एनआरसी, क्या फर्क पड़ता है एनआरसी करके? कहां से आप पकड़ोगे? और फिर पकड़ भी लिए तो हाई कोर्ट में पीआईएल कर देंगे कि देखो जी हमारे पास 5-5 डॉक्यूमेंट था और हमको कह रहे हैं घुसपैठिया। तो 10 साल हाई कोर्ट में मैटर चलेगा, 10 साल हाई कोर्ट में मैटर चलेगा। उसके बाद मान लो हार भी गए तो सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो 10 साल सुप्रीम कोर्ट मैटर चलेगा। तो पकड़ने के बाद, एनआरसी करने के बाद भी उनको निकालने में 20 साल और लग जाएगा। अब 20 साल में भगवान जाने 20 साल बाद क्या होगी, कौन सी सरकार होगी, किसकी सरकार होगी, एनआरसी करेगी कि नहीं करेगी, या वापस ले लेगी, सारे मुकदमे वापस ले ले। कोई बड़ी बात है क्या? जब इस देश में आतंकवादियों का मुकदमा वापस हो सकता है, तो घुसपैठियों का मुकदमा वापस लेने में क्या दिक्कत है? ले लेंगे वापस। इसलिए हमने तय किया है 7 सितंबर को 1947 के पहले बने सभी कानूनों को हम जलाएंगे। पिछले साल हमने 8 अगस्त को जलाया था, आपको याद होगा, जंतर मंतर पे जलाया था। उसके बाद मुझे एक दिन के लिए तिहाड़ भी जाना पड़ा था। इस बार हम 7 अगस्त को जलाएंगे, और सबको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। आप लोग 1947 के पहले बने कानूनों की एक एक कॉपी खरीद लीजिए। कोई एक कानून आप ले लीजिए, खरीद लीजिए, नहीं तो गूगल से पीडीएफ से निकाल लीजिए, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। 7 अगस्त हमने इसलिए रखा हुआ है, वैसे तो जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। उसकी 80 साल पूरे हो रहे हैं इस बार। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इस बार उसका 80 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन चूंकि 8 अगस्त को मंडे है, मंडे के दिन बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, अपने नौकरी पे जाते हैं, अपने काम धंधे पे जाते हैं, इसलिए हमने इस बार कानून जलाने वाला कार्यक्रम 7 अगस्त को कर दिया, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के एक दिन पहले, भारत छोड़ो आंदोलन के एक दिन पहले। मेरा आप सबसे निवेदन है
जब तक इस देश में अंग्रेजी कानून चल रहे हैं कुछ नहीं बदलेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक घटिया कानून खत्म नहीं होंगे और कठोर कानून नहीं बनेंगे। अमेरिका के, सिंगापुर के, फ्रांस के जो अच्छे अच्छे कानून हैं जब तक भारत में नहीं आएंगे तब तक न पीएफआई पे बैन करके भी कोई फायदा नहीं होगा। भी आपको बता दूं, पीएफआई आप बैन, सिमी को बैन किया, पीएफआई बन गया, नाम बदल दिया, आदमी वही है। पीएफआई को बैन करेंगे, पीएफ कुछ और नाम कर लेगा, केएफआई कर लेगा, टीएफआई कर लेगा या डीएफआई कर लेगा, नाम बदल लेगा, आदमी वो काम वही करता रहेगा। जो काम सिमी कर रहा था, सिमी को बैन कर दिया, वही काम पीएफआई कर रहा है, उसने नाम बदल लिया। तो बैन करके भी कोई फायदा नहीं होगा। बैन करना पड़ेगा मदरसा, लागू करना पड़ेगा समान शिक्षा, लागू करना पड़ेगा घुसपैठ नियंत्रण कानून, लागू करना पड़ेगा धर्मांतरण नियंत्रण कानून, लागू करना पड़ेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, कठोर कानून बनाना पड़ेगा हवाला के खिलाफ जो इनकी फंडिंग आ रही है, कठोर कानून एफसीआरए कानून को खत्म करना पड़ेगा। आपको जो भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून है, जो 2-2 हजार रुपए लेके आधार इनका बन रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, वोटर आईडी, इसके खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। तब जाके ये जिहाद रुकेगा, तब जाके घुसपैठ रुकेगी, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। केवल सोशल मीडिया में लिख देने से फला, मैं तो यही देख रहा हूं दिन भर, आप भी अगर आप देखिए, जरा ट्विटर पे आके देखिए या फेसबुक पे देखिए, लोग समस्या बता बता के अपने आप को हीरो बन रहे हैं। जितने आपको हिंदूवादी, अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले लोग हैं, वो कर क्या रहे हैं? बीमारी बता रहे हैं। फला लड़की को छेड़ दिया, फला लड़की को लेके भाग गया, फला जगह घुसपैठिए आ गया, फला मंदिर में मांस फेंक दिया, फला जगह गला काट दिया, फला जगह गोली मार दिया। इससे रुकेगा क्या? बीमारी की बात करने से बीमारी रुकती है क्या? या उसकी दवा देनी पड़ती है? दवा की चर्चा नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी पर डे आप शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक कोई सी डिबेट देख लीजिए, कोई सा चैनल उठा के देख लीजिए, केवल और केवल तू मैं हो रही है, केवल और केवल समस्या की बात हो रही है, समस्या पे चर्चा हो रही है, समस्या पे 2-3-4 जितने भी वहां रहते हैं लड़ते रहते हैं आपस में, तू मैं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, थोड़ी नूरा कुश्ती कर लेंगे आपस में, यही बतौलेबाजी कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, लच्छेदार भाषण से कोई समस्या खत्म नहीं होगी, तू मैं से कोई समस्या खत्म नहीं होगी, आरोप प्रत्यारोप से कोई समस्या नहीं खत्म होगी, बतौलेबाजी करने से कोई समस्या नहीं खत्म होगी। इस देश में कानून बनाना पड़ेगा, कठोर कानून। और कठोर कानून तब बनेगा जब लोग सड़क पे आएंगे। अभी मैं आप लोगों को सड़क पे नहीं बुला रहा हूं, लेकिन आप लोग 1 हफ्ते के लिए प्लान करके रखिए कि हो सकता है मैं किसी समय कॉल दूंगा 1 हफ्ते के लिए आने के लिए। लड़ाई अब सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट से होगी। मैं संसद में हूं नहीं कि मैं इन विषयों को संसद में उठा सकूं। अब लड़ाई केवल हमारे पास 2 ही रास्ता है, सड़क और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मैं लड़ रहा हूं, सड़क पे आपको आना पड़ेगा, अकेले मैं सड़क पे नहीं लड़ सकता। नहीं तो पीएफआई का जो 2047 का सपना है वो साकार होने में देर नहीं लगेगी। राम जेठमलानी को एक दिन पहले नहीं पता था कि भागना पड़ेगा, लेकिन भागे, सब कुछ छोड़ के भागे। मनमोहन सिंह को एक दिन पहले भी नहीं पता था कि भागना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ छोड़ के भागे। इंद्र कुमार गुजराल साहब को एक दिन पहले भी नहीं पता था कि सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा, भागे। राज कपूर भागे, सुनील दत्त भागे, मिल्खा सिंह भागे, मोहिंदर अमरनाथ भागे, 30 लाख लोग भागे। चलो पाकिस्तान से भाग के भारत आ गए, यहां वाले कहां जाएंगे? अभी बंगाल वाले भाग के असम जा रहे हैं, बाद में फिर कहां भागेंगे? केरल वाले भाग के इधर उधर जा रहे हैं। अंत कितना भागेंगे भैया, कितना भागोगे? अपने फ्यूचर जनरेशन की चिंता है कि नहीं आपको? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अगर चिंता करना है तो भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, एफसीआरए कानून खत्म करने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून के लिए सड़क पे आना पड़ेगा। ये कम से कम 10 कानून जब तक नहीं बनेंगे तब तक ये जो पीएफआई का मिशन 2047 है, गजवा हिंद 2047 का जो उसका एजेंडा है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। केवल ट्विटर पे लिखने, सोशल मीडिया में लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। 7 अगस्त को हम अंग्रेजी कानून जलाएंगे, कठोर कानून की मांग करेंगे, उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए। यदि आपके लिए संभव है तो कोई एक कानून पहले से खरीद के रख लीजिए, नहीं तो गूगल पे पीडीएफ पड़े हुए हैं, कानूनों की लिस्ट मेरे फेसबुक पेज पे है, वहां से जाके आप कानून की लिस्ट देख लीजिए। कोई एक कानून प्रिंट आउट करके रख लीजिए।
7 अगस्त को अपने अपने घर से सुबह सब लोग जलाएंगे। संडे का दिन है, सुबह 10 बजे पूरी दुनिया को पता चले कि भारत में अंग्रेजी कानूनों की होली जल रही 7 अगस्त को। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी कानून छोड़ गए, अंग्रेज चले गए, देश आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक पीएफआई और जितने भी अलगाववादी कट्टरपंथी माओवादी चलते रहेंगे, ये चलते रहेंगे। फिर आपसे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।